ये अब आ रही है कोई नजर? जी जी बिल्कुल आ गई है। यहाँ से ये जब मैंने किया है ना इंस्टॉल, जी जी। के बाद ये इस तरह आ रही हैं चीजें जो इंस्टॉलेशन के बाद हैं। ये जब नीचे से ये विंडो का बटन दबाते हैं, ये आपको नजर आ रही है? नहीं, आपकी सिर्फ एक ही आ रहा है, वो जो आपने फोल्डर ओपन किया हुआ है सीक्वल न्यू इंस्टॉल पे, आप सब वही नजर आ रहा है। उसके अंदर एक अच्छा, जस्ट सीक्वल की फाइल नजर आ रही है। मैं एक्चुअली जो स्टार्ट का विंडो का बटन होता है जी उसको जी। जब दबाता हूँ तो उसमें वो आ रहे हैं एसक्यूएल सर्वर 2022 अच्छा नहीं, एरर आप एंड। शेयरिंग को स्टॉप करके दोबारा शेयरिंग पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन आ रहा होगा आपका, इंटायर स्क्रीन का एक ऑप्शन आ रहा होगा राइट साइड पे, उससे आप करेंगे तो फिर आप जो भी तब्दीली करेंगे वो सारी नजर आएगी हमें। ठीक है। आप दोबारा स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर करें, राइट साइड पे देखें इंटायर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा। एक मिनट मैं अभी करता हूँ। पहले क्रोम टैब है, सेंटर में विंडो है, राइट पे इंटायर स्क्रीन का ऑप्शन। जी जी एंटायर आ गया। हाँ, उसके अंदर जाके आप स्क्रीन अपनी सिलेक्ट करें। फिर आप जो भी चेंजिंग करेंगे किसी दूसरे पेज में भी जाएंगे तो हमें वो भी शो हो जाएगा। इस पे ये शेयर का वो नहीं कर रहा, इनेबल। क्यों नहीं कर रहा? करने इमरान दो। भाई आप शेयर करके दिखा दें उनको। अच्छा नहीं, ये मेरे अभी ये हारिस साहब ने भी ये क्वेश्चन भी पूछना है। ये हारिस साहब आप पूछ लें। तो सर बस मैंने भी वही आपसे पूछना था, आप शेयर करके दिखा दें अगर जो आपकी स्क्रीन है हाँ। वो मैं देख लेता नहीं नहीं, मैं हूँ तो। आपको बता, क्योंकि मेरे पास है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं शेयर में जाता हूँ, एक मिनट। ये मैं आपको बताता हूँ इसको शुरू किस तरह करना है। शेयर में गया, मैंने इंटायर स्क्रीन की, एंटायर और स्क्रीन वन कर दी। ओके। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपके पास शो हो रही होगी इस वक्त। जी जी। जी। अच्छा, आप मैं क्या करता हूँ, जब सर्च पे जाता हूँ, जब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, मैं सिर्फ लिखता हूँ मैनेजमेंट स्टूडियो या SSMS लिख देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है SQL सर। डॉट एक्सजी वाला नहीं करना। डॉट एक्सजी का मतलब होता है कि आप इसका जो सेटअप डाउनलोड किया था उसको दोबारा आप रन करने लगे हैं। आपने इसकी ऐप को करना है, जिसके साथ ऐप लिखा है, इधर भी ऐप आ रहा है, इधर भी जो डॉट एक्सजी है ये एक्चुअली इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसको नहीं करना। जस्ट इसको आप क्लिक करेंगे आपके पास मैनेजमेंट स्टूडियो ये रन हो जाएगा, जिस तरह मेरे पास हुआ है। ये एक किसी का वही सब का है माइक ऑन है। अच्छा, ये अगर आप में से कितने हैं पार्टिसिपेंट जो इस जगह तक पहुंच चुके हैं सीक्वल में? इस दो 2008 कर लिया या लेटेस्ट कर लिया, इस जगह तक पहुंच चुके हैं जो मेरे आपके पास विंडो शो हो रही है, मैनेजमेंट स्टूडियो आपके पास ओपन हो जाता है, उसके बाद सर्वर का ये ऑप्शन आ जाता है कनेक्ट करने का। जी सर, यहाँ तक कर लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है, वो जिनका इश्यू आएगा बेशक चैट में मैं उनको क्लियर करता जाऊंगा, एक वीडियो भी बना लूंगा। ये 2000 जो लेटेस्ट आपने करना होगा 22 डेटाबेस, और इसके अंदर जो SSMS जो मैंने इंस्टॉल किया है, इसकी मैं एक वीडियो बना के शेयर भी कर दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास ये जब पेज आ जाता है, यहाँ पे हमारा सर्वर टाइप क्या है, डेटा बेस इंजन हमने सिलेक्ट करना है। एनालिसिस, रिपोर्टिंग और इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम डेटा बेस इंजन पे काम करेंगे। उसके बाद आता है सर्वर का नाम। कई दफा आपके पास ये चीज ब्लैंक आती है, आपने ये नाम किस तरह लेने हैं, इसके दो तरीके हैं। आप इस पे क्लिक करें, एक आ रहा होगा ब्रोज फॉर मोर, इस पे क्लिक करेंगे और डेटाबेस इंजन पे क्लिक करेंगे, आप पे ऑटोमेटिकली इधर नाम आ जाता है। कई दफा यहाँ पे भी नाम नहीं आता, तो फिर आप क्या करेंगे, नाम आपको सर्वर का किस तरह पता चलेगा? इंस्टॉलेशन के वक्त भी आप इसका नाम लिखा होता है, मगर फिर भी आपने नाम देखना होगा कि मैंने अपने सर्वर का नाम क्या है मेरे। उसका तरीका ये, आप सर्च में जाके यहाँ पे लिखें माई पीसी। माई पीसी, यहाँ पे आपके आ गया व्यू योर पीसी नेम, जस्ट इसको क्लिक करें। ये विंडो आपके पास एक नई शो हो रही है सिस्टम और अबाउट के नाम से, ये आगे महल हो रही है। यहाँ पे ये देखिए, ये डिवाइस का नाम लिखा हुआ है, ये आपके सर्वर का एक्चुअल नेम है।
आपने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेना। मैंने आके जो स्लैश इमरान सिक्वल लिखा हुआ है, ये मैंने इसके अंदर एक इंस्टेंस बनाया था एक और, ये एक्चुअली इसका नाम है, मगर आपको इसकी जरूरत नहीं पेश आएगी। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन क्या है, विंडो ऑथेंटिकेशन है। इसके बावजूद भी किसी का यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट नहीं होगा। उसकी वजह क्या होती है, ये एसएसएल का एक सर्टिफिकेट मांगता है। कईयों का साथ ही जनरेट होता है, कई बंदे इंस्टॉलेशन करते हुए उस ऑप्शन को चेक नहीं करते, वो इंस्टॉल नहीं होता। आप सॉरी, मैं इसको वापस जाता हूँ। ये ऑप्शन राइट साइड पे आ रहा है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, इनेबल इनक्रिप्ट कनेक्शन का आ रहा है ऑप्शन। जस्ट इसको आप अगर अनचेक कर देंगे, फिर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। कई दफा कनेक्शन के ऊपर मसला आ रहा होता है, बहुत ज्यादा इस पे कनेक्ट कर रहे हैं, सर्वर नाम का नेम भी देते हैं, कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे एरर का मैसेज आता है। किस तरह का मैसेज आता है मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे मैं इसको डिलीट किया, ये देखें, मैं इसको कनेक्ट करने लगा, अभी कनेक्ट नहीं होगा, अभी एरर का एक मैसेज आएगा। ये असल में पूरे सिस्टम में ढूंढ रहा है, जो जो इसकी ड्राइव है वहां पे जाके कोई ये सर्वर का नाम है कि नहीं इसके अंदर। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये कर ले, थोड़ा सा मैं स्लो हुआ है ये। अभी हमें देखें एरर आ जाएगा इधर इस जगह पे। आपके साथ ये देखिए, जिस तरह ये आ गया, कैन नॉट बी कनेक्ट टू द ये सर्वर। उसका तरीका क्या था, मैंने तो जस्ट सर्वर का नाम असल में चेंज कर दिया, इस वजह से मुझे ये इशू आया। मगर आपका कई दफा ये मसला आ जाता है, आपने इसको अनचेक कर देना, जैसे मैंने अभी अनचेक किया, क्योंकि मेरा एसएसएल सर्टिफिकेट साथ ही इसके, इस वजह से मुझे जरूरत नहीं है। मगर मैं अभी इसको अनचेक कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। आप इसके बाद कनेक्ट करेंगे, ये देखें जी आपका सर्वर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब चाहे इसके कनेक्ट होने की क्या निशानी, आपके पास ये, जैसे मैं अभी पूरे विंडो को आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास जो ये वाली जगह होती है, जैसे पावर बीआई में कैनवस कहते हैं, जहाँ पे काम करना होता है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं क्यूरी विंडो, जिसके अंदर आप क्यूरी लिख रहे होते हैं। लेफ्ट साइड पे ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर होता है, इसके अंदर ये सबसे टॉप पे हमारे इंस्टेंस का नाम है, जिसपे हम अभी लॉग इन हुए थे, या सर्वर का नाम कह लें आप। इसके अंदर डेटाबेस होंगे हमारे, फिर उन डेटाबेस के अंदर जो टेबल या कॉलम जो भी डाटा है वो हमें सारा इस तरफ नजर आएगा। अब यहाँ पे कनेक्ट होने की निशानी क्या, कनेक्ट हो गया कि नहीं। जब भी आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही, जैसे अभी नहीं आ रही। और अगर जब कनेक्ट हो जाता है, ये देखें डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है, ये डिसेबल है, वो अनेबल हो जाएगा। इसका डिस्कनेक्ट तब ही होगा अनेबल जब आपका कनेक्ट होगा। मैं इसको दोबारा कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके ये देखें, ये कनेक्ट हो गया। जैसे कनेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट का भी ऑप्शन आ गया। अब डेटाबेस क्या है, हमने इस चीज को पहले समझना, फिर डेटाबेस शुरू करते हैं। दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एक होता है डीबीएमएस, एक आरडीबीएमएस, जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये आरडीबीएमएस है। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आरडीबीएस क्या होता है, रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज होती है, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा वो डाटा जो रो और कॉलम की फॉर्मेट में होता है, जिसमें एक रो भी रो की शक्ल में, जैसे एक्सेल में तो सबने काम किया होगा, उसके अंदर रो भी होती है और कॉलम भी होता है, जिनके अंदर वो डाटा मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे उसके ऊपर कौन से सिस्टम काम करते हैं, जैसे एसएसएमएस है, जो इसको हम टी सीक्वल कहते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का है। उसके बाद माई सीक्वल है, पोस्टग्रे सीक्वल है। एक वो डेटाबेस होता है जिसके अंदर डाटा आपका इस रो और कॉलम की शक्ल में नहीं होता। वो कौन सा होता है, जैसे आपकी वर्ड की फाइल में डाटा मौजूद होगा, जिसको आपने डेटाबेस में लोड करना है। आपने कहीं पे कमेंट आ गए हैं किसी चीज के, या इमोजी आ गए हैं, या कोई पिक्चर आ गई है, आपकी वेबसाइट पे डाटा है, उस तरह के जो डाटे को हम कहते हैं नो सीक्वल डाटा। ये होता है सीक्वल डाटा, वो होता है नो सीक्वल, होता है नॉट ओनली सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज, उसमें होता है नॉट ओनली। नो का मतलब है नॉट ओनली। उस डाटा के लिए और डाटाबेस यूज होते हैं, जैसे होता है डी मैंगो है, और इस तरह के काफी डाटाबेस है, अभी मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा है, एक दो नाम थे। मगर हमारा काम है एज ए डाटा एनालिस्ट, हमने आरडीबीएमएस में काम करना होता है। और आरडीबीएमएस के लिए हमने यूज किया हुआ है इस वक्त टी सीक्वल को, ट्रांसिट सीक्वल, या इसको हम कह देते हैं सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अब ये सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्या है,
ये एक हमारे पास GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। जितने भी जो डेटाबेस होते हैं ये तमाम एक्चुअल कमांड लाइन पे होते हैं। कमांड लाइन से मुराद ये होती है ये डॉस पे चलते हैं या पावर शेल पे चलते हैं। जैसे हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, आपने सुना होगा। उसके अंदर आप देखेंगे ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं होते, अगर उसके जो उन्होंने बनाए हैं वो उसके फ्लेवर हैं, जैसे यूबंटो वगैरह है या कुछ है, मगर जो रेड हैट या एक्चुअल लिनक्स है वो सारा कमांड लाइन पे चलता है। आपने उसमें कोई फाइल देखनी है, किसी दूसरी लोकेशन में जाना है, आपने कमांड लिखनी होती है उसके अंदर। इसी तरह जो हमारा डेटाबेस है ये एक्चुअल कमांड लाइन पे होता है, मगर उसके ऊपर आपको काम करेंगे कि कमांड नहीं आपको याद हो सकती। उसको इन्होंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से, जैसे हम विंडो है ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जैसे जिस पे भी आप डबल क्लिक करते हैं माई कंप्यूटर पे, ये एक्चुअली बैक एंड पे सी और सी शार्प और डॉस की कमांड होती हैं, वो एग्जीक्यूट होती हैं जो आपको अगले फोल्डर पे या अगली चीज में लेके जाती हैं। इसी तरह इसके बैक एंड पे भी चल रहा है आपका सीक्वल। उस सीक्वल के ऊपर ये हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो चल रहा होता है। इसी तरह आपका जो माई सीक्वल है, पोस्टग्रेस सीक्वल है, वो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसके। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब आप बनाते हैं उसके अंदर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर मैं ओपन लिखूं तो तुमने सर्वर ऑन कर देना है, मगर पोस्ट ग्रे सीक्वल वाला कह सकता है मैं लिखूंगी प्लीज ओपन या कोई इस तरह का लफ्ज, तो फिर तुमने ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है। आप इस तरह देखेंगे कि आप ये सीक्वल सीख रहे हैं, SSMS ट्रांजिट सीक्वल, इसकी 80% कमांड माई सीक्वल और पोस्टग्रे सीक्वल के साथ मैच करती हैं। यानी आप कोई भी एक वेरिएंट सीख लेंगे इसका सीक्वल का, जो मैनेजमेंट स्टूडियो जैसे, आप दूसरे सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि सब के अंदर कंसेप्ट सेम है। जो मेन कमांड होती हैं वो तकरीबन सेम है। आगे क्यूरी करने की या मॉडिफाई करने की, जैसे किसी चीज को हमने मॉडिफाई करना है, यहाँ पे हम अल्टर लिखते हैं, बाई सीक्वल में हम उसको मॉडिफाई लिख देंगे। इस तरह की चीजें चंद एक चेंज होती है, मगर कंसेप्ट सेम है। ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे एक इंस्टेंस होता है और इसके अंदर हम मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तकरीबन 17,867 डेटाबेस इसके अंदर क्रिएट होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास डेटाबेस है। अब डेटाबेस के अंदर जो डाटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? डाटा के अंदर जो डाटा होता है वो हमेशा टेबल की फॉर्मेट में होता है। टेबल से क्या मुराद है हमारी? टेबल जैसे आप एक्सेल की एक शीट होती है आपके पास, उसको हम टेबल कहते हैं। उसके अंदर जो डाटा होता है वो हमारा कॉलम और रो की शक्ल में होता है। हम डेटाबेस बनाते हैं, डाटा एक डेटाबेस के अंदर, ये पहले 4 डेटाबेस सिस्टम के डेटाबेस हैं, DW कॉन्फ़िगरेशन या ये चीजें। ये एक डेटाबेस मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है, वेरिएबल के नाम से डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर मैं टेबल बनाऊंगा। यहाँ पे ये टेबल है, हम इंशाल्लाह इसी भी काम, जैसे मैंने एक टेबल पर्सन के नाम पे बनाया हुआ है, इसी तरह हम इस पे मल्टीपल टेबल बना लेते हैं। और हर टेबल में क्या होता है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इसमें कॉलम होते हैं। जैसे आईडी का कॉलम है, नेम का है, जेंडर का है। हर कॉलम के अंदर हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। आपने इस कंसेप्ट को समझना है कि सबसे ऊपर हमारे पास इंस्टेंस या सर्वर का नाम होता है, उसके अंदर हमारे डेटाबेस होते हैं, और हर डेटाबेस के अंदर जो इतना भी डाटा होता है वो टेबल की फॉर्मेट में होता है। जैसे ये टेबल है हमारा पर्सन, ये DBO लिखा हुआ, इसको स्कीमा कहते हैं, होता है डेटाबेस ओनर। डेटाबेस ओनर है उसका ये टेबल है पर्सन। उस टेबल के अंदर जितना भी डाटा होता है वो कॉलम की शक्ल में होता है। ये हमारे पास ये कॉलम आ रहे हैं, इसको हमने देखना हो तो वो सारी कमांड मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक, जो सर ने जिस तरह बताया कि मैं आपको हमारा ग्लोबल सुपर स्टोर का डाटा इसमें लोड करके दिखाऊंगा, उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे। या इसमें अंदर चंद एक बेसिक मैं आपको बता दूं कि डेटाबेस किस तरह क्रिएट होता है, टेबल किस तरह क्रिएट होता है, या उसमें डाटा किस तरह इंसर्ट होता है, उसके बाद कर लें। कोई भी मुझे जो समझता है कि वो इनिशियल वो चीजें देखना चाह रहा है, या हम डायरेक्ट ही इसमें वो करेंगे, ग्लोबल सुपर स्टोर भी इसमें अपलोड। जी कुछ बेसिक बता दे ताकि वो आइडिया हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब हमने डेटाबेस क्रिएट करना। हमारे पास सर्वर एक ही होता है, इसको मल्टीपल सर्वर भी क्रिएट, इंस्टेंस जो होते हैं मल्टीपल भी इधर बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे पास ये बना हुआ है। अब यहाँ पे मैंने इसमें डेटाबेस बनाना है, इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है, उसमें डाटा बनाना है। अब इसके मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका होता है कि यहाँ पे VL की मदद से करूं, एक तरीका होता है मैं क्यूरी की मदद से करूं। सबसे पहले मैं करूंगा इधर VL की मदद से। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट एक इनका विजार्ड चलता है उसके जरिए करूंगा, वो सबसे इजी है। फिर आप क्यूरी की मदद से देखेंगे।
क्योंकि अगर मैं क्यूरी करूंगा वो फ्यूचर में क्यूरी ही हमारी यूज होती है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले आप जैसे डेटाबेस का ये टेबल ये शो हो रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपके पास देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे टॉप पे है न्यू डेटाबेस, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दें, आपके पास आ जाएगा डेटाबेस का नाम क्या है। मैं डेटाबेस का नाम रख लेता हूं, इसमें आज का नाम रख लेते हैं जस्ट टेस्ट। ये मैंने नाम रखा टेस्ट, इसको मैंने कर दिया ओके। ये देखिए मेरे पास इधर आपके पास शो हो गया डेटाबेस के नहीं, ये टेस्ट का शो हो रहा होगा आपके पास। अगर कई दफा ये यहाँ पे नाम शो नहीं होता, उसका तरीका क्या होता है, आप जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं रिफ्रेश, तो फिर भी ये शो हो जाता है। जैसे अभी मैंने रिफ्रेश किया, इसको अल्फाबेटिकल इसने टेस्ट को ऊपर ले गया, वेरिएबल को नीचे ले गया। अब मैंने एक डेटाबेस बना लिया जिसका नाम क्या है टेस्ट। इसके अंदर मैं टेबल में जाता हूँ, देखता हूँ मेरे पास तो कोई टेबल ही नहीं यहाँ पे। ये सिस्टम के बाय डिफॉल्ट होते हैं टेबल, इसको नहीं हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने डेटाबेस पे राइट क्लिक करके डेटाबेस बनाया। उस डेटाबेस में अब मैं बनाऊंगा टेबल। इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, न्यू टेबल, यहाँ पे न्यू डेटाबेस। यहाँ पे नहीं बनेगा एक्चुअली, टेबल के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, फिर मेरे पास न्यू टेबल का आएगा ऑप्शन। मैं यदि टेबल पे आया इस डेटाबेस में और मैंने राइट क्लिक किया न्यू, और मेरे पास टेबल का ऑप्शन आ गया। जैसे ये ऑप्शन आया टेबल का, ये मुझे कह रहा है कि अब टेबल के अंदर क्या होता है। हम सबसे पहले अपने कॉलम डिफाइन करते हैं। हम एक्सेल में क्या होता था कि हम ये होता था कि किसी भी कॉलम के अंदर हम इंटीजर की वैल्यू भी लिख सकते थे, हम जो मर्जी उसके अंदर टेक्स्ट भी लिख लें, सिटी का नाम लिख लें, किसी का भी नाम इस कॉलम में लिख सकते हैं। मगर डेटाबेस के अंदर ये नहीं होता। डेटाबेस एक कॉलम, एक ही एक किस्म के डाटे के लिए हमने उसको फिक्स कर देना है। फर्ज करें यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू लिखनी है, इसमें टेक्स्ट लिखना है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग या टेक्स्ट या करेक्टर कहते हैं। इसमें से ट्रैक्टर वही चीज लिखी जाएगी। अगर यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा, अगला कॉलम इसमें आएगा। जैसे उसका डाटा टाइप अगर डेट है तो पूरे कॉलम में जब तक इसकी बेशक 1 मिलियन रोज है, उस कॉलम के अंदर सिर्फ आप डेट के फॉर्मेट में ही डाटा देंगे और कोई और फॉर्मेट नहीं। अगर यहाँ पे आप इसमें जैसे सेल का मैं डाटा ऐड करता हूँ, उसके अंदर इंटीजर की सूरत में डाटा आता है, वो उसके अंदर डाटा टाइप आप और नहीं चेंज कर सकते। उसका डाटा टाइप वही रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। ये इसके अंदर एक्सेल के अंदर डाटे को मेंटेन रखने का तरीका है कि ये अपने कॉलम जो होता है उसका डाटा टाइप चेंज नहीं करता। अब सबसे पहले मैं इस कॉलम में एक पहला कॉलम क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ आईडी। डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। ये इसमें हम बताते हैं कि हमारा जो डाटा इसके अंदर आएगा वो कौन सा आएगा। जैसे मैं इसको बताता हूँ, मेरा डाटा है, इसके अंदर इंटीजर आएगा। आई मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास आई है इंटीजर। इंटीजर से क्या मतलब है, जो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, इसको इंटीजर कहते हैं। कई को तो पता होगा डाटा टाइप्स का, जिनको नहीं पता उसके लिए। अगला मैं कर लेता हूँ फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे ये क्या है, मेरा करेक्टर है। इसको मैं क्या दूंगा, करेक्टर का दूंगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा करेक्टर। ये वेरिएबल करेक्टर का मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, इसको मैंने दे दिया। अब एक्चुअली करेक्टर का अब क्या होता है, CHAR। ये 4 का मतलब होता है करेक्टर। आप इसमें करेक्टर लिख सकते हैं और कितनी लेंथ देंगे, 50 करेक्टर तक की। 50 से क्या मुराद है, ABCD। जैसे मेरा नाम इमरान है, IMRAN, ये कितने करेक्टर हैं, 5 करेक्टर हैं। इसी तरह हम हर डाटे के अंदर एक लिमिट देते हैं कि आप इसके अंदर इतने लफ्ज लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल की बजाय सिर्फ करेक्टर 50 लिखूंगा, उसका क्या नुकसान है। मैंने अपना नाम लिख दिया फर्स्ट नेम इमरान। अब यहाँ पे 5 तो इसने करेक्टर यूज कर लिए, बकाया 45 बच गए। अब 45 को ये क्या करेगा, वो ये 45 स्पेसेस बना देगा कि इसको मैंने फिक्स कर दिया है कि तुमने 50 करेक्टर यूज करने ही करने। अगर कोई करेक्टर नहीं आया तो उसको स्पेस करेंगे। वक्ती तौर पे तो हमें नहीं लगता कि जी एक 50 करेक्टर आ गया कितनी स्पेस ले लेगा। एक करेक्टर लेता है तकरीबन 1 बाइट की स्पेस लेता है। आप 50 का मतलब है 50 बाइट की स्पेस। फर्ज करें आपका 1 मिलियन रो का डाटा है, आप 50 बाइट्स को से मल्टीप्लाई करें, हाँ आपका कितनी ज्यादा स्पेस सिर्फ यही चीज ले लेगी। इससे हम किस तरह बचें, हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है वेरिएबल करेक्टर का, वॉर कार इसे कहते हैं। वेरिएबल करेक्टर, वेरिएबल करेक्टर से मुराद ये होता है कि मैक्सिमम की लिमिट हमारे पास है, उसके अंदर जितने करेक्टर यूज होंगे ये ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर ही उसकी तादाद वो कर देगा। जितने फर्ज करें मैं 5 करेक्टर करता हूँ, यहाँ पे मेरी मैक्सिमम लिमिट है, मगर मिनिमम जो मैं करेक्टर दूंगा उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर को स्पेस नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू चेंज कर देगा, ताकि हमारी जो स्पेस होती है वो सेव हो सके।
इस चीज का कंसेप्ट आप इंशाल्लाह आगे मजीद लेंगे, मगर डाटा टाइप को मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा। अब अगला मैं कॉलम करता हूं, इसका नाम मैं रख लेता हूं, ये फर्स्ट नेम था, इसका नाम रख देता हूं लास्ट नेम। ये भी वेरिएबल करेक्टर है। अच्छा जी, अब एक लफ्ज आ गया एन करेक्टर, एन चार। ये भी आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं भी समझा देता हूं। एन का मतलब होता है नेशनल। आपके पास वैसे जितना भी हमारे लैपटॉप के अंदर ए बी सी जो लिखी जाती है, या 1 2 3 या स्पेशल करेक्टर हैं, ये एक्चुअली लैपटॉप को नहीं पता होता, या सॉरी कंप्यूटर को नहीं पता होता ये ए बी सी किस तरह लिखनी होती है। ये हमने इसके अंदर आप देखेंगे एसकी कोड के नाम से एक होता है कि हमने हर लफ्ज के लिए कोड डिफाइन किया होता है, उसको यूनिकोड भी कहते हैं। उस कोड का ये होता है कि हमें पता होता है ए के लिए कोड हमारा क्या है, 16 है, कोई भी होगा, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं। वो कोडिंग जो होती है ये 0 से लेके 256 तक की कोडिंग यूज हो रही है उसके लिए, हमारे तमाम एबीसी इंटीजर और स्पेशल कैरेक्टर के लिए। फर्ज करें कि आपका कोई होटल है या कोई इस तरह का अदारा है जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं या विजिटर आते हैं, जहां पे आपने उनके नाम लिखने हैं। वो तो चाइनीज में भी हो सकते हैं, उर्दू में भी हो सकते हैं, अरेबिक में भी हो सकते हैं। उनके लिए आप क्या करेंगे, आपने तो लिमिट लगा दी, जैसे मैंने ऊपर वेरिएबल कैरेक्टर लिखा है 50, यहाँ पे सिर्फ 0 से लेके 256 तक की जो यूनिकोड की लिमिट है उसके करेक्टर आएंगे। उसके बाद अगर चाइनीज लिखनी, उर्दू लिखनी हो, वो नहीं लिखी जा सकेगी। उसके लिए इन्होंने एन का करेक्टर यूज किया, एन चार। एन चार का मतलब है नेशनल। अब इसमें करेक्टर के यूनिकोड की कोई लिमिट नहीं है, जो जो इसमें आप किसी भी लैंग्वेज का लफ्ज लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये डाटा टाइप एक सामने आ गया, मैंने इस वजह से आपके इसका जिक्र कर दिया। इसको मैं वेरकर कर देता हूँ, मगर इसकी भी एक लिमिट होती है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा क्या लिमिट है। इसको हम यूज बहुत कम करते हैं। इसमें डाटा लिमिट हमारी आ जाती है अगर हमने बहुत ज्यादा डाटा लिखना हो। जैसे ये हमारा ये करेक्टर है, एक करेक्टर लेता है लिखने के लिए 4 बाइट लेता है, मगर एन कार करेंगे तो एक करेक्टर 8 बाइट, उससे डबल स्पेस ले लेगा। इसमें हमारी स्पेस डबल जाती है, ये अगर एन कार में करेंगे, ये लिमिट होती है। अच्छा जी, अगला कॉलम हम कर लेते हैं जी, एज का कर लेते हैं। एज क्यों, क्या है, इंटीजर है, नंबर है, इसको INT कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर रहे थे, हमने टेबल पे राइट क्लिक किया, एक न्यू टेबल क्रिएट किया। टेबल में क्रिएट करने से उसने सबसे पहले हमसे पूछा इस टेबल में कॉलम कौन से हैं। अब मैंने इस टेबल को नाम देना, नाम किस तरह दूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेव का ऑप्शन है। जस्ट इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मुझसे पूछ रहा है इंटर द टेबल नेम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेबल का नाम लिख देते हैं ये ट्रेनिंग, मैं लिख देता हूँ। ये मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे टेबल पे आए, ये देखें मैं टेबल नहीं शो हो रहा, कोई मसला नहीं, आप इस पे राइट क्लिक करें, रिफ्रेश करें, लें जी, ये मेरे पास टेबल आ गया। अब इस टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है सिलेक्ट टॉप 1000 रो, इसको सिलेक्ट कर लें। अब ये देखें मेरे पास क्यूरी लिखा आ गई है सिलेक्ट टॉप 1000, फिर जितने मैंने इसके कॉलम क्रिएट किए थे उनका नाम, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, और कहाँ से तुमने ये लेके आना, टेस्ट, ये डेटाबेस डॉट डीबीओ, ये जो मेरा स्कीमा है, डॉट कहाँ से, ट्रेनिंग, जो मेरे टेबल का नाम है। अब ये देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट आया है, आईडी भी आ गई है, फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया, और एज भी आ गई है। ये क्या है, मेरे हेडर हैं, जो मैंने जब टेबल क्रिएट किया था उसके साथ ही हेडर आते हैं। अब इसके अंदर डाटा किस तरह आएगा, डाटा लाने के लिए कोई मसला नहीं। अब डाटे के लिए मुझे क्या होता है कि आप टेबल में आए हैं, टेबल में जितना भी डाटा होता है आप कॉलम के अंदर आए, इन कॉलम के अंदर डाटा होता है। डाटा किस तरह लेके आएंगे, जस्ट ये आपने टेबल क्रिएट किया, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, और ये डिजाइन का आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें। सॉरी, मैं डिजाइन पे नहीं कर रहा था। डिजाइन का मतलब होता है कि आप इस टेबल को दोबारा कोई और कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। राइट क्लिक करें, आपके पास आ जाएगा एड टॉप 200 रोज, इसके ऊपर क्लिक करें। अब ये देखिए मेरे पास हेडर ऊपर आ गए हैं, और नीचे मैं जो डाटा दूंगा, मैं जैसे 1 दे देता हूं, यहाँ पे फर्स्ट नेम कर देता हूं मोहम्मद इमरान, इसको 40 कर देता हूं। अब हर एक के साथ देखिए रेड निशान आ रहा है। रेड निशान का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो डाटा है ये मेरा डाटा सेव नहीं हुआ। ये डाटा कब सेव होगा, जब मैं इसकी नीचे वाली रो पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे ये ऑटोमेटिकली डाटा सेव हो। यहाँ पे हमारे पास सेव का ऑप्शन नहीं आता,
जस्ट नीचे क्लिक किया, ये देखें रेड निशान खत्म हो गया। एक और रो कर लेते हैं, आईडी को 2 कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मोहम्मद अरफान कर देते हैं। अच्छा जी, अब अगली एज। अब ये देखिए, ये मैंने डाटा इस पे किया। अब मेरी एक क्यूरी ये चल रही थी, सिलेक्ट टॉप 1000 रो। जस्ट इसी इसी क्यूरी को मैंने किया था, मेरे पास कोई डाटा रो नहीं आ रही थी। इसी को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें अब मेरे पास मेरा ये डाटा आ गया। ये है, हम यहाँ पे व्यूएल की मदद से ये सारा डाटा क्रिएट किया है। हमें पता चला है कि हमने डाटाबेस किस तरह क्रिएट करना है। राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू डाटाबेस। डाटाबेस जब क्रिएट हो गया, उसके ऊपर राइट क्लिक सॉरी टेबल में आना है, राइट क्लिक करके न्यू टेबल किया, टेबल क्रिएट हो गया। टेबल जैसे क्रिएट करेंगे, उसके साथ हेडर भी क्रिएट करने होंगे। जब हेडर क्रिएट होंगे तो फिर हमने एडिट टॉप 200 रोज किया। वो एडिट टॉप 200 रोज का आया तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, हम जो डाटा एंटर करेंगे उसके अंदर आ जाएगा। ये तो हमारा तमाम का तमाम व्यू है, जिस तरह एक्सेल के अंदर, या इसको हम कहते हैं ग्राफिकल इंटरफेस है। अब यही सारा काम मैं यूज करूंगा सीक्वल की क्यूरी के साथ। अब ये इस सीक्वल की क्यूरी के साथ किस तरह करेंगे हम, ये देखें आपके पास एक चीज यहाँ पे, आप आए मेन्यू में, ये देखिए न्यू क्यूरी का नजर आ रहा है ऑप्शन। जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दें, आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि मैं जो भी इधर क्यूरी लिखूंगा, ये किस डेटाबेस में जाएगी। जिस डेटाबेस में जाएगी आपको यहाँ पे इसका नाम नजर आएगा, जैसे ये टेस्ट लिखा है। अब मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको कह देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ टेस्ट2। अब जैसे यहाँ पे तो मैंने राइट क्लिक करके डेटाबेस क्रिएट किया था, अब मैं क्यूरी की मदद से डेटाबेस क्रिएट करूंगा। उसका क्या तरीकाकार है, जस्ट आपने फॉलो करना है। ये सेम इंग्लिश के, जिस तरह हम इंग्लिश नहीं बोलते, सेम इसी के साथ हमने इंग्लिश बोलनी है, मगर इसको बोलने का तरीका हमें आना चाहिए, किस तरह बोलनी है। मैं क्या क्या कहता हूँ, क्रिएट, इसको मैं कह रहा हूँ क्रिएट, क्या क्रिएट करे, मैं कह रहा हूँ डेटाबेस क्रिएट करो। वो कहते हैं जो डेटाबेस क्रिएट करना है उसका नाम क्या रखना है, मैं कह देता हूँ टेस्ट2 रखो नाम उसका। जब मैं इसको ये कमांड दे दी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे कैसे ये क्रिएट होगी, जो भी कमांड हम देंगे उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जस्ट एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे ये मेरे पास मैसेज आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मगर यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास शो नहीं कर रहा टेस्ट2 का। क्यों नहीं शो कर रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। कहीं पे भी क्लिक कर लें, यहाँ पे इन पे जस्ट इस पे भी शक क्लिक कर लें, आप इसको रिफ्रेश कर दें, डेटाबेस के ऊपर बल्कि कर लें, इस पे नहीं किया। अब ये देखिए मेरे पास टेस्ट2 का आ गया। अब मैं टेस्ट2 के अंदर अपने एक टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। उसका तरीका कार क्या है, अगर मैं इसमें करूंगा क्रिएट टेबल, अगली कमांड करूंगा, वो क्या करेगा, जो भी चीज मैं यूज करूंगा, ये मेरे पास यहाँ पे देखें क्या ऑप्शन आ रहा है, टेस्ट, वो एक्चुअली टेस्ट वाले डेटाबेस में करेगा क्रिएट। अब इसको मैं किस तरह फोर्स करूंगा कि तुम टेस्ट2 में करो, दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो इसको ड्रॉप डाउन करके यहाँ से मैं टेस्ट2 कर सकता हूँ कनेक्ट। एक मेरे पास तरीका ये है कि मैं इसको कहता हूँ टेस्ट2 करो। मेरे पास क्या तरीका है, इसमें जस्ट मैं लिखूंगा यूज टेस्ट2, सॉरी टेस्ट2, इसको मैंने टेस्ट2 का कह दिया। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखें जी, ये ऑटोमेटिकली टेस्ट2 में चला गया। ओहो सॉरी, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ये एरर पता क्यों आया, ये मैं सर इस कमांड को एग्जीक्यूट करना चाह रहा था, मगर इसने पहले की क्या उनसे, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट2, इसने एरर क्या दे दिया, डेटाबेस टेस्ट2 ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम चाहते हैं, दो तीन कमांड लिखी हुई हैं, सिर्फ एक कमांड जो हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, दूसरी ना। उसका क्या तरीका था, जिस कमांड को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जस्ट उसको सिलेक्ट करें, फिर एग्जीक्यूट करें, फिर वो आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम इस तरीके से काफी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैंने इसको कह दिया टेस्ट2 को यूज करो। अब वहां पे हमने क्या किया था, क्रिएट टेबल किया था एक। यहाँ पे भी हम टेबल क्रिएट करेंगे, जिस तरह डेटाबेस क्रिएट किया सेम इस तरह टेबल क्रिएट करेंगे। मैं कह देता हूँ क्रिएट टेबल। अब जो मैंने टेबल क्रिएट करना है उसका नाम रखना है। नाम क्या रख दें जी, यहाँ पे रख देते हैं इसमें, फिर इसमें नाम रख देते हैं, ट्रेनिंग का ही नाम रख देते हैं, कोई मसला नहीं, सेम नाम हो जाएगा, ट्रेनिंग2 रख दिया। अब जब भी इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट किया, एरर आ गया ट्रेनिंग2 में। क्यों, जब भी हमने टेबल क्रिएट करना है, उसके अंदर जो भी हमने उसके कॉलम रखने हैं, हेडर रखने हैं, वो साथ ही हमने क्रिएट करने हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। उसका तरीकाकार क्या है, मैं सेम वही जो हमने उधर डाटा क्रिएट किया था वही हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
एक मिनट, चैट पे कोई मैसेज आया किसी का, मुझे देख लेने दें। सर आपकी स्क्रीन स्टक है? मेरी स्क्रीन स्टक है या किसी को कोई भी कंफर्म कर सर दे। मेरे पास कंटिन्यूसली स्टक आ रही है, आपकी स्क्रीन एक ही जगह पे रुकी हुई है। नहीं, बाकी के साथ भी यही इशू आ रहा है या किसी मुझे और कोई कंफर्म कर दे। नहीं तो स्क्रीन बिल्कुल ठीक आ रही है, बट आपकी स्पीड बहुत तेज है, तो समझ मुश्किल आ रही है। स्पीड मेरी तेज है? अच्छा 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 अच्छा। मेरा ख्याल मेरा नेट स्लो है, तो मैं इसमें दूसरा यूज करता हूँ, वाईफाई अपना जो हॉटस्पॉट को ऑन कर लेता हूँ। यानी मैं स्क्रीन जो चेंज करता हूँ या कुछ है वो देर से होती है, मेरी आवाज पहले आती है, यही कहना चाह रहे हैं? जी सर, बहुत डिले आ रहा है। बहुत डिले आ रहा है। जस्ट मुझे आप बता दें, बेशक उसी वक्त बता दिया करें, वो फिर सर वो तो मैंने अभी देखा एक मैसेज आया है, बेशक आप वॉइस पे ऑन करके बता दें। एक मिनट, मैं हॉटस्पॉट ऑन कर लिया, मैं कनेक्ट होने लगा उससे। नहीं इमरान भाई, इशू तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। मिस आप अपना इंटरनेट चेक करें जरा, कोई डिले नहीं आ रहा। आपका किसी और को आ नहीं रहा आ है? रहा डिले? नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल ठीक आ रहा है। कोई और जिसके पास ठीक आ रहा हो? जी मेरे पास भी ठीक आ रहा है। अच्छा, मगर फिर भी मैं अपनी स्पीड स्लो करता हूँ। चले, मैं इसको स्पीड को स्लो करता हूँ ताकि किसी को इशू ना आए, क्योंकि मैं इसको बड़े बेसिक लेवल से लेके चलना चाहता हूँ, ताकि आप सबका कंसेप्ट बने डेटाबेस है क्या। इसको फिर इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। आपका सबसे पहला कंसेप्ट होता है हमारा डेटाबेस का। डेटाबेस किस तरह क्रिएट करना है, टेबल किस तरह क्रिएट करना है, उस टेबल के अंदर हमने हेडर किस तरह क्रिएट करना है, कॉलम के नेम जिसको कहते हैं, उसके बाद उसके अंदर डाटा किस तरह क्रिएट करना है। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है जो मैं चाहता हूँ आज आपका क्लियर हो जाए। इसमें जो इशू आता है वो हम बताएंगे। अभी ये क्रिएट टेबल ट्रेनिंग टू किसी को शो हो रहा है कि नहीं, ये बता दें। जिसको नहीं हो रहा तो मैंने ये कमांड लिखी हुई है। सर अब हो रहा है, शायद मेरे इंटरनेट का इशू था, मैं उसको सही कर लिया। ठीक है। अच्छा, मैं अब ये बता रहा था, क्रिएट टेबल ट्रेनिंग टू जो है, ये हमारे टेबल का नाम है। ये टेबल उस वक्त तक क्रिएट नहीं हो सकता जब तक इसके अंदर हमने इसके हेडर या इसके कॉलम का नाम नहीं देंगे। कॉलम के नाम देने का क्या तरीका है कि आपने टेबल के नाम के बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट लेनी है और सबसे पहले हेडर का नाम दे देना। पहला हेडर क्या था? आईडी था, और उसकी डेटा टाइप मैंने क्या रखी थी? इंटीजर, INT लिख देना है। अब मैंने दूसरे हेडर का नाम देना है, उसमें कैसे डिफरेंशिएट होगा पहले और दूसरे के? कॉमा की मदद से एक कॉमा लगा दिया। अब दूसरा ये मेरा था फर्स्ट नेम, फर्स्ट। अब ये देखिए, मैं फर्स्ट के बाद स्पेस दे रहा हूँ नेम में। अब आपको सीक्वल कोई भी नाम स्पेस के साथ रखने की परमिशन नहीं देता। जैसे मैंने ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे वो एरर दे रहा है। उसका तरीका क्या होता है, अगर हमारा कोई भी ऐसा हेडर का नाम है जिसके अंदर स्पेस आ रही है, उसको हम ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको क्लोज करते हैं। अब ये देखें, ये अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट की है, इसका मतलब है मैं कोई भी नाम रखूं दो वर्ड का, उनके दरमियान में स्पेस दे सकता हूं। अगर मैंने स्पेस नहीं देनी तो फिर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब मेरा दूसरा जो हेडर है वो फर्स्ट नेम है, इसकी डेटा टाइप मैंने क्या रखी थी? आपको याद होगा, कोई एक मुझे याद कराए है मैंने क्या रखी थी, ताकि मुझे पता लगे आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। वारचार 50। जबरदस्त हो गया, वारचार 50 हो गया। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा लास्ट नेम। आज फर्ज करें मैं इसके बगैर लिखना चाह रहा हूँ ब्रैकेट, वो उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका होता है, आप लास्ट लिख दिया, अंडरस्कोर के साथ नेम लिख दें। अगर आप चाहते हैं वो ब्रैकेट नहीं लगानी, इसी तरह लिखना है, वो कोई मसला नहीं होता। 50, फिर कॉमा, ओहो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी थी। और फिर इसके बाद अगला था मेरा एज का था, एज इंटीजर। ये मैंने अपने स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब मेरे इस सिंटेक्स को आपने समझना है। क्रिएट टेबल ट्रेनिंग टू, टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के साथ उसके हेडर क्रिएट की। पहला हेडर क्या था? आईडी इंटीजर है। फिर दूसरा हेडर है फर्स्ट नेम वेरिएबल कैरेक्टर 50। तीसरा हेडर लास्ट नेम वेरिएबल कैरेक्टर 50। इसकी ये डाटा टाइप है। लास्ट मेरा हेडर एज का है, ये इंटीजर है। इसको ब्रैकेट क्लोज की। जस्ट मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं वो यूज टेबल ये सारे वो ऑलरेडी कर चुका हूं। इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखेंगे आपके पास आ गया। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि ये एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं,
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जस्ट मैं लिखूंगा, आपने ये कमांड याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा यूज होगी। सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है? आप किसी भी टेबल के अंदर तमाम डेटे को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास का ऑप्शन होता है स्टार, स्टार सिलेक्ट स्टार। यदि आप तमाम डेटा सिलेक्ट करें, फ्रॉम, कहां से, इस टेबल का क्या नाम मैंने रखा है, ट्रेनिंग टू, जस्ट आप ट्रेनिंग टू, ये मेरे पास ऑप्शन आ गया ऑटोमेटिकली। आप इसको सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट करें, ये देखिए मेरे पास डाटा आ गया, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। मगर इसके अंदर आप ये देखेंगे कि हमारा डाटा नहीं है। अब हमारा लास्ट काम क्या है, इसके अंदर डाटा किस तरह इंसर्ट करना है। अब डाटा इंसर्ट करने की क्या तरीका है, सेम तरीका है, आपने कमांड याद करनी है, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू किसमें इंसर्ट आपने डाटा करना है, आपने ये बताना है, मैं टेबल का नाम लिखूंगा ट्रेनिंग टू। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। अब इसमें मैं अपने कॉलम के नाम भी लिख सकता हूँ, और अगर कॉलम के नाम नहीं लिखना चाहता, मुझे पता होता है अगर सारे कॉलम मैंने डाटा एंटर करना है फिर नाम लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं जी लास्ट नेम में या फर्स्ट नेम लिखना है, आईडी और एज नहीं लिखना, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैं जस्ट कॉलम के नाम मुझे लिखने पड़ते हैं। मैं अभी लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं। जैसे आईडी का कॉलम है, ये फर्स्ट नेम का ऑप्शन आ गया, कॉमा, यहाँ पे आ गया जी लास्ट नेम का ऑप्शन आ गया, कॉमा, और ये एज का ऑप्शन आ गया। मैं इसको बता रहा हूं, इंसर्ट इनटू, इस टेबल में डाटा इंसर्ट करो, और इसके कौन कौन से कॉलम में डाटा इंसर्ट करना है, इन कॉलम में। मैंने तमाम कॉलम लिख दिए हैं। अगर आपने तमाम कॉलम में डाटा इंसर्ट करना हो, वैसे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इंटर बेशक कर दे, मैं लाइन लंबी नहीं करता, क्योंकि ये स्पेस को कोई मतलब नहीं, बेशक 10,000 स्पेस देते हैं, वो उनको इग्नोर कर देता है सीक्वल। अब ये जो मैंने डाटा एंटर करना है, आप उसकी देखना है, उसको क्या कहते हैं, वैल्यूज। वैल्यू देनी है, कौन सी वैल्यू देनी है? अब मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सबसे पहले आईडी है, आईडी की वैल्यू क्या होगी, ये मैं 1 कर देता हूं, कॉमा, फर्स्ट नेम। जब आपने नाम लिखना है, स्ट्रिंग लिखना है, ये हमेशा याद रखना है। इसको आपने ये ब्रैकेट, सॉरी, इसके अंदर कोटेशन के अंदर इसमें लिखना होता है, सिंगल कोट के अंदर लिखना होता है। अब इसको मैं लिख देता हूं मोहम्मद, फिर इसको बंद कर दिया। अब मैंने नेक्स्ट इस पे लिखना है कॉलम पे, कॉमा, अगले कॉलम पे मैं फिर लिख देता हूँ अरफान, लिख दिया, फिर कॉमा, फिर मेरा इंटीजर है एज, इसको मैं, कोई मसला नहीं, इसको वैसे लिख देते हैं, इसको इसके अंदर जरूरत ही नहीं है, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको क्लोज कर दिया। ये मेरी एक वैल्यू आ गई। अगर आप इसके अलावा मजीद वैल्यू लिखना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, इधर कॉमा लगाएं, यहाँ पे इसी चीज को कॉपी कर लेता हूं मैं। मगर मैं चाहता हूं पहले एक को मैं एग्जीक्यूट करूं, इसका कंसेप्ट क्लियर करूं, फिर आपको अगला चाहता हूं। इन दो लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया। ये मेरे पास क्या है, 1 रो अफेक्टेड। अफेक्टेड से क्या मुराद है, एक रो ऐड हो गई है। अब मैंने देखना है कि मेरी एक रो जो ऐड हुई, इसका डाटा क्या आया है। वही कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनिंग टू, जस्ट इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको एग्जीक्यूट किया, ये देखें जी मेरे पास डाटा आ गया। अब इसी को मैं एक दफा फिर एग्जीक्यूट करता हूं, एक दफा फिर एग्जीक्यूट किया, आप सिलेक्ट में आए, यहां पे देखें जी, ये 2 दफा आपके पास डाटा आ गया। अब आप एक टाइम पे दो लाइन डाल, इसमें डाटा डाल इंसर्ट करना चाहते हैं, क्या तरीका है, कॉमा, यहाँ पे जस्ट मैंने ऊपर वाले डाटे को कॉपी पेस्ट कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अरफान की जगह पे इमरान कर लिया, और इसको क्लोज कर लिया। लास्ट में कभी कॉमा नहीं देना, अगर कॉमा उस वक्त देना है जब अगला आपने वैल्यू ऐड करनी। सर जस्ट इसको मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, ये देखे 2 रो अफेक्टेड। इसको सिलेक्ट करके आप देखिए कि पहले 2 रो थी, अब उसके नीचे 2 रो मजीद आ जाएंगी, वो इस सीक्वेंस में आ जाएंगी। 1 और 1 लिखा हुआ है, चले मैं इसको चेंज करना चाहिए था। अब ये देखें, मोहम्मद अरफान और मोहम्मद इमरान, ये 2 रो आ गई हैं। वही काम जो हमने यहाँ पे वीएल के थ्रू किया था, वही काम हमने क्यूरी के थ्रू कर दिया है। आपके लिए इस चीज को बस अभी डाइजेस्ट करना है कि आपने क्रिएट डेटाबेस करना है, आपने उस डेटाबेस को यूज करके इधर लेके आना है, क्रिएट टेबल आपने करना है, उसके बाद
आपने ये सिलेक्ट की कमांड से जो उसमें डाटा है वो आपको शो करेगा। इंसर्ट इनटू की कमांड से आपका तमाम के तमाम इसमें जो वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो हो जाएगी इंसर्ट। अब इस ये जो क्वेरी मैंने लिखी हुई है ये मैं कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर भेज देता हूँ, ग्रुप के अंदर भी आपको मैं दे देता हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और अच्छा जी, ये हरस साहब ने क्वेश्चन पूछना जी। हरस साहब जी जी, हरस साहब आपकी बात। वालेकुम सलाम। जी जी, कल भी मैंने गांधी बताया था कि मैं नॉन आईटी बेस्ड हूँ। ये चीजें मुझे थोड़ी बहुत मैंने डाइजेस्ट की है, बट ये आप क्रिएट डेटाबेस टेक्स्ट 2 इसके बाद एंटर करते हैं, ये लाइन 2 लाइन 4 6 ये आपने खाली क्यों छोड़ दिया? और सेकंड क्वेश्चन ये आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कैसे करते नहीं, हैं? थोड़ा सा एंटर मारते हैं। नहीं हरस साहब, थोड़ा सा रिपीट मुझे कर देंगे, लाइन कौन सी लाइन मैंने खाली छोड़ी है थोड़ा सा। ये अच्छा, ये लाइन 2 और लाइन 4 खाली क्यों छोड़ी है? अच्छा 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 अच्छा, मैं आपको इस चीज का कंफर्म कर, इसके अंदर सीक्वल के अंदर कोई चीज के लिए बेशक मैंने ये कमांड लिखनी है, ये देखें ये इंसर्ट इनटू लिखा है, ये लाइन कर दी, ये इस तरह कर दिया मैंने, इसको ऐसे कर दिया मैंने, ये देखें कितनी बड़ी ये कमांड हो गई। ये मैंने आपको बताया है कि सीक्वल स्पेस को इग्नोर कर देता है, इस तमाम को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखें फिर 2 लाइनें इसमें ऐड हो जाएंगी। सीक्वल के लिए ये चीज कोई जरूरत नहीं है कि लाइन है इसके अंदर स्पेस है कि नहीं, स्पेस हम क्यों देते हैं मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, हम जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है सीक्वल के अंदर वो होती है आप लाइन ब्रेक करके डाटा दे। जैसे ये ट्रेनिंग है, इसका डाटा आपने इस तरह लिखना आता है, ट्रेनिंग 2 इस तरह करके दें, वैल्यू के बाद इस तरह डाटा लिखें। इसकी वजह क्या होती है, मैं लास्ट में कॉमा लगा देता हूं। ये अब मैंने ये एक एरर पैदा किया, इस चीज को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखिए आपको पता चले एरर आ गया। अब ये मुझे क्या कह रहा है, एरर किधर है, कह रहा है लाइन नंबर 14 में है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर कॉमा। अब मुझे ये पता लग रहा है लाइन 14 कौन सी है, ये लाइन 14 है। अगर मैं एक लाइन के अंदर ही ये सारा डाटा करूंगा मुझे नहीं पता चलेगा ये एरर किधर है। मैं उस सूरत में भी आपको दिखा देता हूँ, ये इनटू ट्रेनिंग 2, एक ही लाइन में सारा डाटा ले आता हूँ। नहीं, ये मैं समझ गया, तो आप ठीक कह रहे हैं। सेकेंडली मुझे बताइए एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर जिस करते पे हैं। आप एग्जीक्यूट करना है आपने इसको सिलेक्ट करना है और ये एग्जीक्यूट का बटन है, इससे एग्जीक्यूट करते हैं। जी ठीक है, ठीक ठीक। अब ये देखिए कहता है लाइन नंबर 11 में है, ये 11 में ये आ गई। अगर यही मैं डाटा पूरी इस लाइन में करूंगा मुझे नहीं पता चलेगा 9 नंबर लाइन में कहां पे एरर है, इस वजह से लाइन को ब्रेक करके हम करते हैं। ये मैं हर अभी इसको आप अब एक दफा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगी कि अभी अजान हो रही है तो अजान की हम ब्रेक ले लेते हैं, ये नमाज की ब्रेक, सॉरी। तो आप इसके जी ठीक। बाद जो होता है, मैंने ग्लोबल सुपर स्टोर सिर्फ आपको एक दफा इसमें लोड करके बताना था वो किस तरह होते हैं। वो चाहते हैं अगर आज ही करना है तो नमाज के बाद हम कर सकते हैं, जिस तरह आप सबकी मुझे बता दें, मैं तो हूँ घर में कर सकता हूँ सारा कुछ। या जी आप ही या कर लेते जी, या इस चीज की जो मैंने कराई है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेशक कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, नहीं, मुझे आप ही एक बात बता दें जी कि जब मल्टीपल लाइन लिखेंगे तो लास्ट लाइन के अलावा बाकी लाइन में एंड पे कॉमा लगाना है। बिल्कुल, वो कॉमा क्या होता है, सेपरेट करता है। जैसे इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में ये कॉमा डिलीट कर देता हूँ, अब इसको पता नहीं चलेगा ये लाइन 1 खत्म हुई है, ये 2 है, इसको मैं करूंगा यहाँ पे देखें मेरा एरर आ जाएगा, ये एरर आ गया, कहता है लाइन नंबर 11 पे एरर, क्योंकि ये लाइन इस लाइन का पार्ट शुरू, हर लाइन के बाद दूसरी लाइन का जो डाटा है वो सेपरेट करे कॉमा, कॉमा के बाद मतलब है आप अगली लाइन दे रहे हैं, यहाँ पे कॉमा देंगे इसका मतलब ये अगली लाइन है, आपने अगली लाइन नहीं दी, ये होता है इसका मकसद। ठीक हो गया। जी जी। अच्छा, दूसरा ये थोड़ा सा नमाज के टाइम का है। मतलब आप लोग लाहौर में हैं तो वहाँ पे अजान होगी, अभी यहाँ मुल्तान में नहीं हुई। जी जी, मैं वही तो कह रहा था कि अभी नमाज का टाइम हो गया, आप कहते हैं तो सिर्फ अभी सिर्फ यही है, डेटाबेस को आपने इंपोर्ट करना है, वो है तो 5 मिनट का काम। जस्ट अभी मैं आपको 5 मिनट में बता देता हूँ डाटा इंपोर्ट आपने किस तरह करना होता है।
ताकि ये हमारा लेक्चर भी खत्म हो जाए। जस्ट आपने किसी भी डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है, आपके पास ऑप्शन एक आ रहा होगा टास्क का। ये अगर विंडो में आपको शो हो रहा हो तो मुझे बस कंफर्म कर दें, कोई टास्क का ऑप्शन अगर शो हो रहा है आपके पास जी टास्क। आ रहा है नजर। आप यहाँ पे जाएंगे तो सबसे नीचे जाएंगे, ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट फ्लैट फाइल का आ रहा होगा ऑप्शन, ये आपके नजर आ रहा होगा। जस्ट इसको क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसको एज आपने कोई कुछ नहीं ज्यादा करना, इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे लोकेशन मांगेगा जो आपकी ग्लोबल सुपर स्टोर की फाइल है। मैं इसको ब्राउज किया और मेरे पास ये डी ड्राइव में पड़ी हुई थी, ये ग्लोबल सुपर स्टोर की है। ये देखें, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये खुद ब खुद उसने टेबल का नाम रख दिया जी ग्लोबल सुपर स्टोर। आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको नेक्स्ट कर दें। ये डाटे को आप प्रीव्यू कर लें, डाटा आपके सामने आ गया सारा, आपके सारे का सारा डाटा आपके सामने आ गया। इसको जस्ट नेक्स्ट करें। अब आपने कॉलम देखने हैं, इसमें चंद एक चेंजिंग करनी है। जो आपका प्रॉफिट का कॉलम है, इसको अलाउ नल करना है कि इसमें 47 वैल्यू ऐसी हैं जो नल हैं। अगर आप अलाउ नल नहीं करेंगे तो ये एरर देगा। और उसके बाद जो प्रोडक्ट नेम वाला करेक्टर है, इसको 100 से ज्यादा करके स्ट्रिंग कर दें। यहाँ पे एक स्ट्रिंग का ऑप्शन आएगा, एक मिनट, चलिए इसको टेक्स्ट कर दें। स्ट्रिंग का ऑप्शन ही टेक्स्ट कर दें बस, और कोई चेंज नहीं करनी। इसको नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें। ये डेटा इंपोर्ट कर रहा है, इन प्रोग्रेस। अगर एरर आएगा, यहाँ पे एरर का एक निशान आ जाता है, ये वार्निंग वैसे ही है। उसको क्लिक करेंगे, आपको बता देगा कौन से कॉलम में एरर है। इसको क्लोज कर दें। ये देखें, टेस्ट 2 में आप आए, इसके ऊपर टेबल में आए आप, ये आपके पास ग्लोबल सुपर स्टोर का डाटा आ गया। इसको राइट क्लिक करें, सिलेक्ट टॉप 1000 रो करें। ये देखें जी, ये आपके पास सारा डाटा आ गया। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। जी किन्जा, आपने क्या पूछना है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम डाटा को इस तरह इंपोर्ट कर लेंगे तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमने किसको नल करना है और किस पे स्ट्रिंग लगाने? अच्छा, मैं दोबारा इसको डाटा को इंपोर्ट करता हूँ। ये टेस्ट पे आया, एक दफा टास्क में आया। ये मेरी विंडो अगर किसी को स्ट्रक नजर नहीं आ रही तो मुझे बेशक बता दे। इंपोर्ट फाइल पे मैंने क्लिक किया, क्योंकि मैं तो इस डाटा पे काम किया हुआ था, इस वजह से मुझे पता है। इसको नेक्स्ट करते जाएं। यहाँ पे मैं दोबारा ब्राउज किया, ये मैंने जस्ट डाटा अपने CSV आपके पास होगी, इसको इसी तरह सेलेक्ट करना है। इसको जस्ट नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें। आपने कोई चेंजिंग मैंने नहीं की, जस्ट फिनिश करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास एरर आ गया, इंसर्ट डाटा। आपने इस एरर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास देखिए एरर क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है एरर डाटा इनटू, ये एरर चेक इन डाटा इनटू। ये देखिए सबसे लास्ट में क्या लिखा है, कॉलम प्रॉफिट डज नॉट अलाउ डीबी डेटाबेस नल वैल्यू। कहता है प्रॉफिट का कॉलम नल वैल्यू को अलाउ नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि प्रॉफिट के कॉलम में कुछ नल वैल्यू हैं जिनको वो अलाउ नहीं कर रहा। ये आपके पास एरर आ जाएगा। अगर एरर आ जाता है, जस्ट आपने करना क्या है, आपने ये प्रीवियस जाना है, फिर प्रीवियस जाना है। यहाँ पे डाटा टाइप आएगा, आपने प्रॉफिट में जाके ये देखो अलाउ नल है, कि आपने कोई इसमें ऐसी वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं जिसमें वैल्यू ना हो। नल का मतलब होता है कि उस रो के अंदर प्रॉफिट की कोई वैल्यू है ही नहीं, जस्ट ये अलाउ नल इसका मकसद है। इसको फिर आप नेक्स्ट करें, फिर फिनिश करें। आप देखेंगे फिर एरर आ गया। अब ये एरर किसका है, दोबारा चेक करें। अब ये कह रहा है द गिवन वैल्यू, ये अटीवा ये है जी, लाइन गीगाहर्ट्ज विद द आंसरिंग कॉलिंग विद कैन नॉट बी एन वेरिएबल कैरेक्टर फॉर द कॉलम 17 प्रोडक्ट नेम। वो कह रहा है कि कॉलम 17 जो प्रोडक्ट नेम का कॉलम है, उसके अंदर ये वैल्यू इतनी लंबी है जो हमारी एन वेरिएबल कैरेक्टर 100 की हमने इसको दी थी डाटा टाइप, उसको नहीं ये कर रहा अचीव। यानी उससे ज्यादा 100 से ज्यादा इसमें करेक्टर हैं। मैंने तभी इसको टेक्स्ट में किया था, आपको अंदाजा हो जाएगा उसके करेक्टर ज्यादा है। इसको ओके करें, प्रीवियस में जाएं जस्ट, और आपने प्रोडक्ट नेम इधर आ रहा होगा, इसको वेरिएबल करेक्टर से जस्ट आपने टेक्स्ट में चेंज कर देना। आपके पास एरर आता जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो पहला एरर आएगा उसी पे ये स्टॉप कर देता है। उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर नेक्स्ट एरर आएगा, फिर उस पर स्टॉप कर देगा। इकट्ठे एरर सारे नहीं बताता ये। आप इसमें नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, आप देखेंगे कोई एरर नहीं आएगा। ये देखें, अब जस्ट ये वार्निंग है। वार्निंग और चीज की होती है। ये वार्निंग में क्या बता रहा है कि जी
जो कॉलम हमारा प्रॉफिट है उसमें 41 सेल की वैल्यू ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो नल थी, जस्ट ये हमें वार्निंग दी है, उसकी वजह से पहले ये एरर देता है। इसको क्लोज कर दें, ये हमारा डाटा इसके अंदर इंसर्ट हो गया टेस्ट के अंदर। ये आप टेबल में आए, ये देखें ग्लोबल सुपरस्टोर का डाटा आ गया। इसको सिलेक्ट टॉप 1000 रो करें, ये आपके पास आ गई है। अब ये टॉप 1000 रो को सबको इधर सिलेक्ट करके आप इसको सिर्फ एक लफ्ज टैग के साथ चेंज कर दें। इसका मतलब है तमाम डाटा ग्लोबल सुपरस्टोर, इसको एग्जीक्यूट करें, सेम डाटा आपके पास शो होगा। जी सनाउल्लाह साहब। सर और किस कौन कौन से एरर्स की हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब ये कितने टाइप्स है, इतने टाइप्स के एरर? बिल्कुल एरर हमारे पास सबसे बड़ा एरर आता है डाटा टाइप का आता है, उसके बाद हमारा जैसे नल वैल्यू का आ जाता है डाटा, और एक इसी तरह का डाटा आ जाता है जो रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो हमारे पास, मैं आपको वो भी शो कराऊंगा। फर्ज करें एक कॉलम है, उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी है और अल्फाबेटिकल भी है। मैंने आपको बताया कि जो सीक्वल है वो एक कॉलम के अंदर एक ही टाइप का डाटा रखता है, जहां उसको अल्फाबेटिकली जो डाटा कैरेक्टर डाटा रखेगा या न्यूमेरिक डाटा रखेगा। अगर दोनों मिक्स होंगे उसके ऊपर वो एरर तब तक रिजॉल्व नहीं होगा जब तक आप CSV की या एक्सेल की शीट में जाके उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो सर ये क्लाइंट हमें कैसे अपना जो है ना इसकी एक्सेस देता है? अगर उस फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसका डेटाबेस ये है, उसकी एक्सेस हमें वो थोड़ा सा आगे का एडवांस का ऑप्शन है, उसके अंदर जी एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। आपने एक यूजर अकाउंट बनाना होता है, उसको जस्ट आपने एक स्टैटिक का व्यू क्रिएट करता है, उस व्यू की हमारे पास एक्सेस होती है, उसको जो मर्जी हम करें उसका व्यू क्रिएट करना या किस तरह इंशाल्लाह हम करेंगे इसके ऊपर। और मैं अब इसका थोड़ा सा तरीका, चले आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस डेटाबेस का नाम है, अब ये मेरा ग्लोबल सुपर, इसने जस्ट आपने डेटाबेस सर्वर का नाम लेना है और मैं पावर BI ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मैंने ऑन किया हुई, लगता है काफी दिन हो गए हैं, जस्ट मैं ऑन कर देता हूँ। अब जैसे ये मेरे पास पावर BI का ऑन हो गया, ये आपके पास पावर BI की विंडो शो हो रही है कि नहीं, जो मेरी? ये सर हो रही है। आपने क्या करना है, SQL सर्वर पे सिलेक्ट करना है। जैसे ये गेट डाटा पे हम डाटा नहीं लेते रहे, आपको एक्सेल में बताया होगा डाटा लेने का, आज मैं क्योंकि लेक्चर में तो लेट पहुंचा था। तो इसी तरह SQL सर्वर को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्वर का नाम जो हमारा इंस्टॉल है, इसी तरह आपको क्लाइंट अपने सर्वर का नाम दे देगा। उसने एक इंस्टेंट क्रिएट करके उसका एक्चुअली नाम आपको दिया होता है वहां पे, आप इसको ओके कर देंगे, कोई मसला नहीं। अब ये देखें मेरे पास क्या आ रहा है, यूज माई करंट कंडीशनल विंडो। अब इसको मैं कनेक्ट कर लूंगा, मेरा ये कनेक्ट हो जाएगा। आपने उसने आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया होगा जिससे आप कनेक्ट करेंगे जो क्लाइंट ने। अब मेरे पास ये तमाम मेरे डेटाबेस आ गए। अब यहाँ पे देखें, मैं ग्लोबल सुपरस्टोर को जस्ट चेक किया, ये मेरे पास कनेक्ट हो जाएगा। लोड करेंगे, ये देखें मेरे पास ये डाटा में शो हो जाएगा, ये अभी लोड हो रहा है। SQL सर्वर और MySQL में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है। MySQL मेरा ख्याल है ओरेकल का है या किसका, या ओपन सोर्स है, मेरा ख्याल ओपन सोर्स है। और SQL सर्वर है ये माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। और SQL सर्वर का बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसके साथ इंटीग्रेशन और रिपोर्टिंग सर्विस को बहुत पावरफुल बनाया है। जो MySQL है वो एक्चुअली सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है, रिपोर्टिंग और इंटीग्रेशन के लिए नहीं होता MySQL। और इसके ऊपर जो हमें हमारा जो एज ए डाटा एनालिस्ट काम होता है, उसके अंदर हमें इंटीग्रेशन और रिपोर्टिंग का बहुत ज्यादा काम मिलेगा। इंटीग्रेशन का टफ काम है मगर सीखने में मजा आता है। उसके ऊपर भी मेरे कोई लेक्चर हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल में मैंने अपने डाले हुए हैं। मेरे से 6 के 7 लेक्चर हैं टोटल उसके अंदर। सर वो काइंडली जो है शेयर डाटा एनालिसिस विद इमरान के नाम से है मेरा, डाटा एनालिसिस विद इमरान, ये भी चेक कर। ये वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा उधर ही कर दूंगा। जी हर सब आपकी महल है रेज हैंड आया। जी जी, आपने जो डाटा लोड किया उधर SQL में, उसके बाद वो मेरे पास फीड बहुत स्लो आ रही थी, मुझे नजर नहीं आया आपने कहाँ से वो किया है टॉप 10,000 रोज और उसको सिंक किया है। आप देखें ये जो आपके पास टेबल शो होता है, जैसे मैं अभी आपको मेरे विंडो शो हो रही है कि ये कंफर्म कर दें मुझे।
बिल्कुल हो रही है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ये सिलेक्ट टॉप 1000 रो का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट इसको क्लिक करेंगे, एक सॉरी, नई क्यूरी इधर ओपन हो जाएगी जिसमें सिलेक्ट टॉप 1000 आगे ये सारा 1000 की बजाय आप इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं टॉप 1 करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर दें, सिर्फ एक रो शो होगी। आप इसको करते हैं जी टॉप 100 कर दें, ये टॉप की 100 रो शो हो जाएंगी आपके पास। जी जी अगर आप थैंक यू। ये तमाम सारा लिखना नहीं चाहते, आप सारा डाटा लेना चाह रहे हैं, टॉप 100 को डिलीट करें, जस्ट इसको एग्जीक्यूट करें, आपके पास सारे का सारा डाटा आ जाएगा। जितना भी ये मैं 52,000 रो का है, इसे 51,000 रो का ये डाटा है, ये 51,290 रोज का डाटा, ये सारा आ जाएगा। आप चाहते हैं कि हर कॉलम का नाम नहीं लिखना, आप जस्ट आप डाटा चाहते हैं उसका मैं एक मिनट सबको डिलीट कर देता हूँ। आप इसमें सिर्फ सेल का डाटा देखना चाहते हैं, जस्ट आप सेल्स लिखें, ये आ गया, इसको एग्जीक्यूट करें, आपके पास सिर्फ सेल का डाटा आ जाएगा। आप सेल के साथ सेगमेंट का डाटा देखना चाहते हैं, सेग, ये देखें जी सेगमेंट, मेरा ख्याल है मैं गलत कर गया हूँ, सेगमेंट आ गया, ये इस पे एरर दे रहा है इनवैलिड, ये असल में अच्छा डबल एम कर दिया था इस वजह से। अब इसको एग्जीक्यूट कर दें, ये देखें सेगमेंट का आएगा डाटा और सेल का आ गया। मुझे क्योंकि इन कॉलम के नाम का पता है, आपने देखने हो जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दें, ये कॉलम पे क्लिक करें, तमाम कॉलम का नाम आ जाता है। और आपको ये डर है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे या आपके से नाम नहीं लिखे जाएंगे जहाँ पे जो रो, आप यहाँ से पकड़ें, जैसे मैं यहाँ पे ये पकड़ लेता हूँ सेगमेंट को, यहाँ से सेगमेंट को आपने क्लिक किया, ड्रैग करके ये सिलेक्ट के बाद रख दें। अगला इस पे बाद कॉमा करें, अगला कौन सा डाटा आपको चाहिए, कंट्री चाहिए, कंट्री को रख दें इधर, फिर कॉमा करें, उसके बाद आपको चाहिए जी प्रॉफिट चाहिए, ये प्रॉफिट को इधर रख दें और इसको एग्जीक्यूट कर दें। और ये फ्रॉम वाला आपको पास नहीं लिखा हुआ, आप नई क्यूरी है फ्रॉम लेके आना चाह रहे हैं, जस्ट ये टेबल को पकड़ें, इसके आगे रख दें, ये आपके पास फ्रॉम का डाटा आ जाएगा। यानी आप खुद यहाँ पे अब एरर आ गया, क्या एरर आया, ग्लोबल सभी का ग्लोबल ये टेबल ऑब्जेक्ट है, ये फ्रॉम कोई मसला नहीं, हम इसको टीबीओ को ये डिलीट कर देते हैं, इसको एग्जीक्यूट करें, ये एग्जीक्यूट हो गया। जी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे काइंडली बताइएगा ये जी जी जिस तरह सर राबित के वो लेक्चर्स पढ़े हैं पावर बीआई के, जी उस तरह का कोई सीरीज पड़ी हुई है यूट्यूब पे? क्योंकि मैंने पहले वो सारी देखी हुई थी, उसके लेक्चर सारे सुने हुए, पावर बीआई बहुत आसान लगा। ये मेरा आज पहला लेक्चर है एसक्यूएल का, तो मुझे तो फ्रेंकली स्पीकिंग 10% भी शायद समझ आई है या नहीं आई। नहीं तो मेरा आप को साहब के YouTube चैनल पे जाएं, उन्होंने पूरी सीक्वल की एक सीरीज बनाई हुई है, उसके अंदर आप उस वीडियो को दो तीन तीन दफा देखें, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया। जी असगर साहब आप बताएं। इमरान साहब, ये मैंने इंटीग्रेशन सर्विसेज के बारे में जरा पूछना था। इंटीग्रेशन सर्विसेज एक्चुअली ऑनलाइन जो हमारे पास इस किस्म की डेटाबेसेस होती है, उनसे डेटा को रिट्रीव करने के लिए आई थिंक यूज होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे इंटीग्रेशन सर्विस ओपन कर देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। इंटीग्रेशन सर्विस करती है विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन है, जैसे ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो है, ये ओपन हो जाएगा। जी सर। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और इसकी मैं इंटीग्रेशन सर्विसेज क्या होती है, इसके अंदर हम पैकेजेस बनाते हैं, उन पैकेजेस को ये मैंने इंटीग्रेशन सर्विस को किया, इसको नेक्स्ट कर लिया, इसको जस्ट मैंने क्रिएट कर दिया, मेरे पास अब इंटीग्रेशन सर्विस आ जाए। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक्सेल से सीक्वल में डाटा लेके आना चाहते हैं, एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस में माइग्रेशन करना चाह रहे हैं डाटे की, सीक्वल से एक्सेल में लेके आना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं सीक्वल से डेटाबेस है वो डेटाबेस की रिपोर्ट्स बने और ईमेल हो जाएं, ये तमाम काम इंटीग्रेशन करता है, ये ऑटोमेशन के लिए यूज होती है। जहाँ पे जैसे ये डाटा फ्लो वर्क है, जो काम मैंने उधर किया था वो सेम आपको इधर करके भी दिखा, मगर ये असल में सबको समझ नहीं आनी, मैं इस पे आना नहीं चाह रहा था, मगर आपको जैसे ये डाटा फ्लो है, इसमें हम देते हैं सोर्स अपना देते हैं, सोर्स मेरी क्या थी, फ्लैट फाइल थी, देखने में ये आपको इजी हो जाएगा। और मेरा डेस्टिनेशन क्या था, ये मेरी थी OLDB को हम कहते हैं सीक्वल, जस्ट इन दोनों को लिंक किया
और यहाँ पे फ्लैट फाइल का मैं जस्ट यहाँ पे दे देता हूँ इसको। एड्रेस क्या है ब्रोज किया मैंने, और मेरी ये डी में पड़ी हुई थी फ्लैट फाइल। यहाँ पे CSV करूँगा, ये ग्लोबल सुपर स्टोर है, यानी ये मैं इसकी मदद से भी ही कर सकता हूँ। ये कॉलम में गया, यहाँ पे जाके एडवांस पे गया, सेम मैंने वही काम करना है, और यहाँ पे मुझे काफ़ी काम करना पड़ना है। हर एक की डाटा टाइप मुझे चेंज करनी पड़ेगी, करूँ कि ना करूँ। ये देखिए ये तमाम डेट भी स्ट्रिंग के अंदर है, मोड भी स्ट्रिंग। चले मैं आपको शो करने के लिए किया था। ओके सर, नहीं मगर तो मेरे एक्चुअली ख्याल इसको भी मैं जस्ट डाटा कनेक्शन नहीं बना हुआ, एक डाटा कनेक्शन बना देता हूँ। ये बना हुआ है इधर, ये ज़्यादा मेरे लिए आसान हो गया है। यहाँ पे मैंने किस पे जाना है, मेरे पास पर्सन का टेबल पर मौजूद था, कोई मसला नहीं। मैपिंग देखो मेरी मैपिंग हुई है कि नहीं, नहीं ये गलत हो गया थोड़ा सा। कनेक्शन मैनेजर न्यू बनाना पड़ेगा, डिलीट न्यू। आपको इसकी बिल्कुल समझ नहीं आनी, मगर सिर्फ आपको शो करने के लिए मैं कर रहा हूँ कि ये काम भी होते हैं इसके अंदर। अच्छा सर, ये एक्चुअली ETL का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड होगा आई थिंक। हाँ ETL जो इंटीग्रेशन है ये टोटली ETL के लिए। ETL है एक्सट्रैक्ट करें, ट्रांसफॉर्म करें और लोड करें डाटा। हमारा अच्छा सर, काम फिर ETL का ये तो हमारे पास ये एक्चुअली ऑन प्रेमिसेस पे होगा ये, या सर्वर सॉरी क्लाउड पे भी अवेलेबल है? सर्वर की अपनी देंगे, परमिशन देंगे। ये देखिए नहीं एक्चुअली सर, जी जी एक्चुअली हमारे पास जो क्लाउड पे है ADF, जिसको एक तो डेटा फैक्ट्री आई थिंक कहते हैं, वो भी ETL वगैरह के लिए यूज होता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन सर्विसेज है ये भी क्लाउड पे होते हैं ADF की तरह, यानी सिर्फ हम जो उनके लोकल सर्वर है उस पे एक्सेस दे के हम काम करेंगे, ये सर्विसेज क्लाउड पे अवेलेबल नहीं है? ये मैंने जरा लोकल सर्वर पे हमें ऑनलाइन एक्सेस मिलती है, और वो हमें पासवर्ड अक्सर नहीं देते। वो हमें जूम पे लेते हैं, हम जूम के ऊपर उनके सर्वर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, ये हमारे कोर्स में शामिल है इसमें? ये देखें, ये मेरा पैकेज चल गया। ये मैंने आपको दिखाऊंगा मेरी वही सोर्स फाइल जो अभी मैंने काम किया था। जब इस पे क्रॉस आ गया, मुझे पता था आना है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा डाटा टाइप जो नहीं थी चेंज करनी थी, तो जस्ट बंद कर। मगर आपको मैंने एक कंसेप्ट देने की कोशिश की थी, वो मैं इंशाल्लाह जब इसका लेक्चर कराऊंगा उसमें दूंगा जी। जबरदस्त, ठीक है, थैंक यू सर। सर फिर टाइम है सर, ब्रेक कर दें थोड़ी सी। नहीं मेरा दिल इस लेक्चर को भी एंड कर देते हैं, नमाज का टाइम हो जाएगा। पहले मैंने कहीं जाना था, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में इसको एडवांस में जरा करेंगे, टाइम भी ज्यादा रख लेंगे इसको। जरा भी आप नमाज के बाद आज क्लास चलेगी या एंड हो जाएगी? नहीं मेरा ख्याल है मैं अभी एंड कर देता हूँ। और सर ये आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी जी बिल्कुल मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। सर हमारे लिए असाइनमेंट क्या है इस वीक? आपने डेटाबेस इंस्टॉल करें, उसके अंदर ग्लोबल सुपरस्टोर लोड करना है आपने, जिस तरह मैंने ये लोड करके दिखाया है। और आपने इसमें क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू की कमांड की प्रैक्टिस करनी है बस। ये आपको थोड़ी सी फ्यूमिलिटी होगी। ओके ठीक है जी। ओके सर आपको कितना टाइम हो गया ये SQL के ऊपर काम करते हुए? मुझे तकरीबन 2 माह हुए। ज्यादा नहीं मैंने काम किया, 2 माह ही हुए, मगर जितना सराबत साहब ने सिखाया उस लिहाज से कर रहे हैं। इसका मतलब हम भी 2 माह में इतने ट्रेन हो जाएंगे? हमसे ज्यादा होंगे। इंशाल्लाह। बस ये मेहनत है, मेरे पास टाइम नहीं होता, आप लोगों के पास माशाल्लाह कहीं पर टाइम होगा, क्योंकि मेरी जॉब कम होता है कि सुबह मैंने जॉब पे 9 बजे पहुंचना होता है, घर से 8 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे खत्म होती है। फिर सादाबत साहब के पास जाते हैं, उधर और चीजें काफी उनके प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, वो हमने उन पे काम करना होता है। वहां से तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे फारिग होकर घर आके सोना है, फिर अगले दिन यही काम। और फिर यही इसी पे साइकिल, मुझे वो टाइम सीखने का नहीं मिल रहा उस तरह। जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नमाज की ब्रेक करते हैं। बिल्कुल।